कि मैं राजद के सामने अपना बार्गेनिंग चिप, अपनी दावेदारी मजबूत करूं। उनका यहां आना सिर्फ और सिर्फ चुनावों को लेकर के है। मैं साथियों आपको यह बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी हमेशा अपने पास संविधान की एक छोटी पुस्तक रखते हैं, मगर वो दिल के पास नहीं रखते, पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं। तेजस्वी यादव जी ने भी कुछ बातें कही हैं, खास करके वक्फ बिल को लेकर के। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए उनके पक्ष में खड़े होकर गोधरा दंगों के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। बात करने के लिए मुद्दे अलग अलग बहुत है हमारे पास, और हम लोग एक एक करके मुद्दों को उठाते जाएंगे और आपके समक्ष रखते चले जाएंगे। सबसे पहले साथियों, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप लोगों का लगातार हमारी पार्टी, हमारी नेताओं के लिए आप लोग जैसे हमेशा खड़े रहे हैं, उसका हम लोग अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे। अभी सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुस्लिम समाज, खास करके गरीब मुस्लिम समाज, वंचित मुस्लिम समाज, हाशिए पर पड़ा हुआ मुस्लिम समाज, उसको लेकर के बहुत ही जरूरी वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया था, जिसमें पार्टी ने अपनी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो मूल उद्देश्य रहे हैं, उसी को हम लोगों ने अपने जहन में रख करके पार्टी की तरफ से इस बिल को सपोर्ट किया है। इस बिल का हम लोगों ने समर्थन किया है, और समर्थन करने का कारण बड़ा ही सिंपल है। देखिए, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए जो 2006 में आई थी, जिसमें मुस्लिम समाज की उनकी क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, और कैसे उनकी स्थिति को बेहतर किया जा सके, इस बारे में अलग अलग एक्सपर्ट से बात करने के बाद लोगों ने रिपोर्ट में जो दी गई है, किस तरह से उसमें चाहे वो गरीब पिछड़ा मुसलमान हो, चाहे पसमानदा मुसलमान हो, जुलाहा मुसलमान हो, अंसारी हो, राई हो, उसको समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हो, उनको कैसे लाया जाए, जो हमारे संस्थापक का भी उद्देश्य था, विचार था, उसका हम लोगों ने समर्थन किया। और समर्थन करने के बाद हम लोगों ने इस बिल को सपोर्ट किया। हम लोगों ने अपनी बातों को भी बड़े ही खुले मन से संसद में भी रखा था। इसी के बाद साथियों, हम लोग आते हैं, राहुल गांधी जी कल बिहार आए हुए थे। राहुल गांधी जी चुनाव के बाद तीसरी बार बिहार आए हुए थे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता बिहार आते हैं, उन्होंने बिहार को अपना एक पॉलिटिकल टूरिज्म बना लिया। ये कांग्रेस के जो वास्को डिगामा है, कांग्रेस के जो राहुल डिगामा है, ये जब भी बिहार आते हैं, ये दलितों की बात करने नहीं आते हैं, ये पिछड़ों की बात करने नहीं आते हैं। ये सिर्फ आते हैं कि किस तरह से, उनको पता है उनके पास तो है नहीं समर्थन जनता का, बिहार के लोगों का आशीर्वाद तो है नहीं, तो वो आते हैं यहाँ पे अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नहीं, मजबूत दिखाने के लिए कि कैसे मैं राजद के सामने, अपने आका के सामने मजबूत दिखूं, ताकि मेरे लिए जो मेरे नेता हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार जी हो जो भूमिहार समाज से आते हैं, या अलग अलग जो उनके नेता हैं, कैसे राजेश राम जी को मैं आगे करूं जो दलित समाज से आते हैं, कि मैं राजद के सामने अपना बार्गेनिंग चिप, अपनी दावेदारी मजबूत करूं। उनका यहां आना सिर्फ और सिर्फ चुनावों को लेकर के है। वो न यहाँ पे बिहारियों के लिए आते हैं, न दलितों के लिए आते हैं, न पिछड़ों के लिए आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता के लिए आते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर उन्हें दलितों की, गरीबों की, अकलियतों की, मुस्लिम समाज की इतनी फिक्र है, तो जब वक्त पे रात में 3 बजे तक हम लोग चर्चा कर रहे थे और वोटिंग कर रहे थे, तो क्या किसी ने भी, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, क्या किसी ने भी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस समाज के पक्ष में एक शब्द भी बोलते हुए सुना था आप लोगों ने? पूरे वक्त सदन में वो महज 1 घंटे के लिए उपस्थित थे। जब जब कैमरा आता था सामने, तो दिखते थे कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और जैसे ही कोई वक्ता खड़े होकर के पक्ष की तरफ से बोलते थे, तो राहुल गांधी सदन से निकल करके बाहर चले जाते थे। ये दिखाता है कि मुस्लिम समाज को लेकर के जो उनकी भावना है, उनकी जो विचार है,
और जो पुरानी दास्तान चली आ रही है कांग्रेस की, कैसे वो मुस्लिम समाज को स्वीट पॉइजन धीरे धीरे देते रहते हैं अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए, उसी के तहत सदन में आएंगे और पक्ष के वक्ता जब बोलेंगे तो वहां से उठ करके चले जाएंगे। मैं साथियों आपको यह बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी हमेशा अपने पास संविधान की एक छोटी पुस्तक रखते हैं, मगर वो दिल के पास नहीं रखते, पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं। ये दिखाता है कि संविधान को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उनके नेता की क्या मंशा है, क्या भावना है। अगर यही जिस तरह से किताब लेकर के हमेशा सदन में लहराने का काम करते हैं, तो क्या वो मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? आप ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत कांग्रेस पार्टी को तब थी जब संविधान बनाने की जरूरत थी। जब उन्होंने एक बार प्रतिकार किया, कांग्रेस ने संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि रिजर्वेशन आरक्षण का प्रावधान हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए संविधान खुद से, मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद क्या हुआ? सभी को डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत थी कि इनके बगैर संविधान नहीं बनेगा, इसीलिए उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि ठीक है, आप आरक्षण का प्रावधान रख लीजिए लेकिन संविधान पूरा बना दीजिए। इतना कठिन काम सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही कर सकते थे, क्योंकि उनकी योग्यता। जब उन्होंने एक बार प्रतिकार किया, कांग्रेस ने संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि रिजर्वेशन आरक्षण का प्रावधान हो, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए संविधान खुद से, मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद क्या हुआ? सभी को डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत थी कि इनके बगैर संविधान नहीं बनेगा, इसीलिए उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि ठीक है, आप आरक्षण का प्रावधान रख लीजिए लेकिन संविधान पूरा बना दीजिए। इतना कठिन काम सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही कर सकते थे, क्योंकि उनकी योग्यता, काबिलियत ही उस समय ऐसी थी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके द्वारा ही यह संभव हो सकता था। अब आप ये बताइए, जब संविधान बनाना हो तो डॉक्टर अंबेडकर चाहिए, लेकिन जब भारत रत्न देना हो तब तो जवाहरलाल नेहरू चाहिए, इंदिरा गांधी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने के बाद, जिस संविधान के बदौलत ये लोग प्रधानमंत्री बने, इनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री बने, उनको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि इस संविधान जिसके बदौलत हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उस आदमी को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। अरे भारत रत्न छोड़िए, संविधान सभा में उनकी तस्वीर तक लगाना कांग्रेस को गवार नहीं हुआ, और आज राहुल गांधी उनके द्वारा लिखी हुई किताब को दुनिया भर में लहराते चल रहे हैं। वो सब जगह यह बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये किताब है तो आप मजबूत हैं। कल उन्होंने बयान दिया है, उनके भाषण में था, और आपके पास ये किताब नहीं है तो आप दूसरे दर्जे, दलित, पिछड़े दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। ये कैसी मानसिकता है कांग्रेस के नेताओं की? ये किस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया है? अरे ऐसे वक्तव्य तो 1960 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आरक्षण लगने के बाद, जब वो अपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे कि इस देश में आरक्षण दूसरे दर्जे, सेकंड क्लास सिटीजन पैदा कर रहे हैं। क्या दलित और पिछड़े राहुल गांधी और उनके कांग्रेस के नेताओं के लिए दलित और पिछड़े सिर्फ दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, सिर्फ सेकंड क्लास सिटीजन हैं, या सिर्फ उनका वोट बैंक बनने के लिए हैं? इस बात पर राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देते। जवाब उनको इस पर देना होगा, क्योंकि बिहार के चुनावों में वो भी लड़ेंगे और उनके नेताओं से ये सवाल हम लोग भी करेंगे और जनता भी करेगी। आपको याद होगा, इसी मानसिकता के कारण संजय गांधी, उनके सांसद, सदन में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को किस तरह से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। और तब इसी बाबा साहब के संविधान से सशक्त होकर के रामविलास पासवान जी ने कहा था कि ऐ संजय गांधी, तुमको जहां फरियाना है फरिया लेंगे, बताओ कहां आना है। ये ताकत संविधान से मिली थी इस वक्त रामविलास पासवान जी को,
लेकिन यही ताकत राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि बिहार के अन्य दलितों को मिले। और दलित तो छोड़िए, अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक भूमिहार समाज के नेता, उनके लिए उन्होंने काम किया पूरे बिहार में, और अभी चुनावों के मद्देनजर जिस बेआबरू से उनको बेइज्जत करके, आपने कल देखा होगा किस तरह से उनको वहां से निकाला गया, पहले पद से निकाला गया और फिर कार्यालय से निकाला गया। क्या आज भूमिहार समाज का वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं चाहिए? क्या आज ये समाज कांग्रेस पार्टी और नेता राहुल गांधी के लिए प्रासंगिक नहीं रहा? ये किस तरह की मंशा है, ये किस तरह का विचार है जो सिर्फ समाज को आगे ले जाने के बजाय, मुख्य धारा में जोड़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह दिखता है। कल राहुल गांधी आकर के बिहार में एक बहुत बड़ा झूठ भी बोल करके गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तेलंगाना में आरक्षण बढ़ा करके 69% कर दिया है और वहां पे दलित और पिछड़ों को हम मजबूत कर रहे हैं। कितना बड़ा झूठ बोल करके गए हैं। वहां पे उनके सदन में 2 बिल पास हुए हैं जिसमें तेलंगाना में ओबीसी का आरक्षण बढ़ करके 69%, 42% बढ़ा 69% हो गया है। लेकिन क्या सिर्फ बिल पास होने से कानून बन जाता है? आज तक ये बिल वहां गवर्नर के पास क्यों नहीं भेजा गया? इसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा है? इसके लिए कानून क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक जो वो झुंझुना बिहार में भी लेकर के आए थे। पहला उनका जो वहां बोलते हैं कि हमने कास्ट सेंसस किया था, वो कास्ट सेंसस नहीं, वो कास्ट सर्वे था। वो एक गलत तरीके से 4 महीने में किया गया कास्ट सर्वे था। और उसके बाद जो बिल जिसकी बदौलत वो कह रहे हैं कि हमने वहां पिछड़ों को 69% का आरक्षण दे दिया, उन्होंने आरक्षण नहीं दिया है, बिल पास किया है लेकिन अभी तक गवर्नर के पास साइन होने के लिए नहीं भेजा है। और दलील क्या दे रहे हैं कि हम ये सरकार को भेज रहे हैं, केंद्र सरकार को, ताकि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए। क्या जनता इतनी बेवकूफ है? क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उन्हें एक 69% आरक्षण का झुंझुना पकड़ा दिया है, लेकिन धरातल पर आपके पास कुछ नहीं है? क्योंकि जब तक ये संविधान, जब तक ये कानून गवर्नर के द्वारा साइन नहीं होगा, तब तक इसको लेकर के कानून नहीं बनेंगे, अलग अलग प्रावधान नहीं बनेंगे और इसमें फिर ये धरातल पर कभी नहीं उतरेगा। और इसी झूठ को वो बिहार में लेकर के आए थे कि हम कास्ट सर्वे करेंगे और यहां भी हम आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान करेंगे। साथियों, हम लोग ये मानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन ये संविधान के दायरे में होगा। ये किसी राहुल गांधी और उनके सरकार के द्वारा किए गए उल्टे सीधे उपाय, अनर्गल उपाय से नहीं होगा, उसको सही तरीके से करना होगा। जी ने भी कुछ बातें कही हैं, तेजस्वी यादव जी ने भी कुछ बातें कही हैं, खास करके वक्फ बिल को लेकर के, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं तेजस्वी जी का, नेता प्रतिपक्ष का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूंगा। शायद उन्होंने जिंदगी में, अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ये कबूल किया है कि 2005 में एक दलित नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए उनके पक्ष में खड़े होकर गोधरा दंगों के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। इस बात के लिए हम लोग उनका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि उनके ही कदमों पर चलते हुए चिराग पासवान जी आज जो गरीब मुसलमान, जो वंचित मुसलमान है, जो हाशिए पे खड़ा मुसलमान है, उसके लिए जो वक्फ बिल आया है उसके समर्थन में खड़े थे। और यही बात 2013 में लालू यादव जी ने भी कहा था कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा, तो इसको सही करने के लिए कड़ा कानून बने, सरकार ये कर रही है। और चिराग पासवान जी जब ये बिल आया था सबसे पहले उन्होंने कहा था कि इसको
एक समिति में भेजा जाए, इस पे एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। जो भी पक्ष इससे पीड़ित होंगे, प्रभावित होंगे, उसकी राय को जानना चाहिए। भारत के इतिहास में ये जेपीसी सबसे बड़ी रही है जिसमें व्यापक चर्चा हुई है। लगभग हर प्रभावित पक्ष को का इसमें राय लिया गया है, उनके विचारों को सुना गया है। तब ये संसद में डिबेट डिस्कशन हुआ और तब ये पास हुआ। तो जब रामविलास पासवान जी चाहते थे कि मुस्लिम समाज के पक्ष में कार्य हो, लालू यादव जी चाहते थे कि मुस्लिम समाज के पक्ष में कार्य हो, चिराग पासवान जी आज उसी पथ पर अपने संस्थापक, अपने पिता के उद्देश्यों को लेकर के खड़े हैं। ऐसी क्या बात हुई कि अपने पार्टी और अपने पिता के उद्देश्य के विपरीत तेजस्वी यादव जी मुस्लिम समाज में उन चंद तत्वों के साथ खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि हम इस बिल को बिहार में लागू नहीं होने देंगे? ये किस तरह की विचारधारा है? क्या आप अपनी पार्टी, खुद की पार्टी राजद की जो विचारधारा है एक बड़े मुस्लिम तबके को लेकर के, उससे आप अलग हो गए क्या? क्या आप अपने पिता के जो मूल्य उद्देश्य थे उससे आप अलग होकर सोच रहे हैं क्या? आपकी मंशा क्या है बिहार की राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के? आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा और आपको साथ में यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या आपने अपने पिता के जितने भी उद्देश्य थे यहां पर गरीब वंचित तबकों को लेकर के, आपने उसकी तिलांजलि दे दी है क्या? आपने उसको त्याग दिया है क्या? साथियों, जिस तरह से चिराग पासवान जी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े थे अपने पिता के उद्देश्यों को लेकर के, उस तरह से उसके विपरीत तेजस्वी यादव जी अपने पिता के उद्देश्यों से हटकर खड़े थे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त इस समाज से जो आवाज उठने वाली है चिराग पासवान जी के पक्ष में, उसको किस तरह से मैं अपने पक्ष में करूं। एक बात करता है कि कैसे उनको मुख्य धारा में लाई जाए, दूसरा बात करता है कैसे इनको मुख्य धारा से काट करके वोट बैंक में रखा जाए। एक बात करता है कि मैं कैसे इसको अधिकार दूं, दूसरा कहता है कि कैसे मैं इसका इस्तेमाल करूं। साथियों, इसके साथ ही हम लोग बात करना चाहेंगे, आपने देखा होगा परसों राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा, उनके द्वारा अलग अलग कुछ वक्तव्य दिए गए जो कि सरासर गलत थे, और उन वक्तव्यों को मैं अपने माध्यम से सही करना चाहूंगा। उन्होंने जो भी सवाल पूछे हैं उन सवालों का भी मैं आज आपको जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हिंदू लॉ के हिसाब से हम 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांटी जाए। देखिए, परिवार में संपत्ति का विवाद है और इसके लिए अलग अलग फोरम पे बात हुई है। आज ये बात पब्लिक डोमेन में है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ये कहा कि 3 बेटे हैं और तीनों में संपत्ति बांटी जाए। ये किस हिंदू कानून और भारतीय कानून की बात कर रहे हैं? भारतीय कानून तो ये कहता है कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हो या बेटियां, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या आप ये बताइए, जब वो संपत्ति से 3 में बांटने की बात करते हैं तो क्या अपनी बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं?